हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर फिजिक्स। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ की जितनी भी थ्योरी थी वो सीख ली थी, समझ ली थी। और आज की वीडियो में हम उस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। So the first question which we have got is from the NCERT. This is question number 1.1. Let's see what the question says. It says, what is the force? That means you need to calculate the force in this particular question between two small charged spheres. यानी आपके पास दो स्फीयर हैं, छोटे छोटे स्फीयर हैं और वो चार्ज्ड है। उनके पास चार्जेस दे रखे हैं, कितने कितने चार्जेस है दोनों में। एक में चार्ज है 2 इंटू टेन टू द पावर ऑफ -7 कूलाम, दूसरे में चार्ज है 3 इंटू टेन टू द पावर ऑफ -7 कूलाम। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है कि ये वैल्यूज़ क्या है तो आप यूनिट देख लीजिए। यूनिट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे कूलाम दिया हुआ है, कूलाम कहाँ लगता है, चार्जेस के लिए लगता है। इसी तरीके से ये भी कूलाम दिया है, तो दिस इज द सेकेंड चार्ज। सो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। दे आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम कोई भी दो चार्जेस लेते हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस हम लेते हैं R, ठीक है, तो कंसिडरिंग दिस assumption we will have the following things in the given portion. So Q1 becomes 2 into 10 to the power of -7 coulomb, Q2 becomes 3 into 10 to the power of -7 coulomb, and the distance that is R, it comes out to be 30 centimeter according to the question. Now what we will do, our first aim in the numerical is to convert all the series unit into SI units. So since the distance is given in centimeter whereas it should be in meters in case of SI unit, तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और ये कैसे होता है, जब भी हम किसी भी वैल्यू को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस नंबर 30 को मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, 10 की पावर -2 मीटर से। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट, अदरवाइज आंसर आपका वेरी कर जाएगा। तो ये हमारे पास सारी गिवन चीजें हैं। नाउ वी कम टू दी फॉर्मूला व्हाट वी विल यूज in this particular questions. Before that you need to see what you have to find. आपको पता क्या करना है, what is the force, यानी आपको F पता करना है। force symbol मतलब F पता करना है। force वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता करनी है। ठीक है, तो लेट us start. what formula we will be applying, आप बस इतना समझिए कि व्हाट इज दैट फॉर्मूला जो फोर्स और इन सारी गिवन चीज़ों को रिलेट करता है। तो हमें पता है कि कूलम्स लॉ में ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ व्हाट डू वी हैव, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, और अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पर हम एक वेक्टर साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियल लाइन, यानी रेडियस के अलोंग, यानी ये जो लाइन है R, इसी लाइन में आपका फोर्स होगा। ठीक है, so this is the formula which we are going to use. Now what we have to do, we have to just put the values in this particular formula. Okay, so let us see how to do it. Since I am not having any space here, I am writing here. Okay, so let's do the calculation now. So F is equal to K. What is K? It is equal to 9 into 10 to the power of 9 because it is given that the medium is air. That's why I am writing this value instead of K. K की value है ये। ठीक है, then we have the value of Q1. Q1 की value है 2 into 10 to the power of -7. 2 into 10 to the power of -7. Then we have to write the value of Q2 here. We will write 3 into 10 to the power of -7. Then divide करना है किसके साथ, R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। ये हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए 30 into 10 to the power of -2 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दे देगा। तो लेट्स कैलकुलेट व्हाट द मैग्नीट्यूड कम्स। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ कैलकुलेशन के लिए आता है तो घबरा जाते हैं और उनसे होता नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ आपको। जितने भी आपके नंबर्स हैं, ठीक है, उनको साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लीजिए एक साथ ला करके, और जितने भी 10 की पावर्स हैं उसको एक साथ रखिए। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 3 है। डिवाइड करना है, यहाँ पर हमारे पास 30 का स्क्वायर है, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं इस पूरी चीज़ का, तो 30 का स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाइड 10 की पावर, ऊपर में देखिए पावर्स क्या क्या है, 9 माइनस 7 माइनस 7, 9 माइनस 7 माइनस 7, और नीचे में पावर्स देखिए 10 की पावर -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, अब इसको फर्दर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फोर्स, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये 3, 9 इंटू 2 इंटू 3। हम यहाँ पर 30 को 2 बार लिख लेंगे, और यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ देखिए -7 -7 यानी हो गया -14। ठीक है, -14 और +9। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस -4 को ऊपर ले जाएंगे तो +4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 9 -7 -7 आपका हो गया 14, और ये हो जाएगा +4, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये 9 है, ये बन जाएगा 900। ठीक है, तो 30, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी आपके पास 100 नीचे बच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10। यहाँ -14 है, 10 11 12 13, 13 माइनस 14 हो गया आपका -1, और नीचे में है आपके पास 2 जीरोस। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 -2, यानी F निकल के आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 न्यूटन। और अगर आपको वेक्टर में लिखना है तो आप इस तरीके से आर कैप लगा दीजिए, आपका आंसर वेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया कूलम्स लॉ का, बहुत इजी फॉर्मूला है, और आराम से हमने कैलकुलेशन किए, सारे नंबर्स को हमने एक साथ रख लिया, जितने भी 10 के पावर्स हैं उनको एक साथ रख लिया। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस प्लस बन जा रहा है, तो 10 की पावर -4 ऊपर जाके +4 बन जाएगा, 7 और 7 ऐड हो जाएंगे तो -14 बन जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा, तो 13 - 14 कितना हो गया, -1। नीचे में 2 बार 10 आया है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ऊपर जाने से ये -2 हो जाएगा, तो -2 -1 मिलके कितना मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू द बेसिक कैलकुलेशन। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाया है, ये एनसीईआरटी का 1.1 न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि ऐसा ही कुछ है। दिस विल बी न्यूमेरिकल 1.13। इसमें आपसे बोला फाइंड द नेट फोर्स ऑफ रिपल्शन between two charges q/2 and 3q/4 which are at a distance
हमसे सिंपली यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू इस बार हमको नहीं दी है, हमें जस्ट Q और R के टर्म्स में चीज़ें बता रखी गई हैं, तो हमें इसको कैलकुलेशन करना है विद द यूज़ ऑफ फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ। जो फोर्स होता है वो हमारा क्या होता है, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पता है कि K कितना है हमारा, 9 × 10⁹ हो जाएगा। Q1 की वैल्यू है Q/2, Q2 की वैल्यू है 3Q/4 और नीचे है हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो Q1 है, ठीक है, जो Q है और जो R है उनकी वैल्यूज आपको नहीं दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहीं पर अपना कैलकुलेशन एंड कर लेंगे। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। Q और Q मिलके क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3, नीचे में 8, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू see the force in the numerical in which the values are not given, instead the values are given in terms of Q and R. Suppose इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता the value of Q and R is given. Suppose let us say that the value of Q is 6.5 into 10 to the power of -7 coulomb and the value of R is 50 centimeter. अगर आपसे ये कह दिया जाता कि Q की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम है और R की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तब आप क्या करते, याद रखते कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर, और वी कैन सिंपली से 0.50 मीटर. Okay, now you can easily put the value over here in this formula. You will get the answer. That means K की वैल्यू हम लिख देते हैं 9 × 10 to the power of 9, 3/8 तो है ही, और Q स्क्वायर की वैल्यू हो गई 6.5 इंटू 10 to the power of -7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर यानी 0.50 का स्क्वायर। अब आप चाहें तो जैसा कैलकुलेशन मैंने सिखाया है वैसा ही कैलकुलेशन आप इसके लिए कर लीजिए, सारी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 9 इंटू 3 इंटू 6.5, ये 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, नीचे में क्या है 8 है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है ये 0.50 है, इंटू 0.50 है, इंटू 10 की पावर साथ में लिख लीजिए, ये 9 है, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा -14। तो जो भी है आप आंसर निकाल लीजिए, इसको कैलकुलेशन कर करके जो कैंसिल हो रहा है उसको पहले कैंसिल आउट कर लीजिए और उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन और डिविजन कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो हियर द आंसर कम्स आउट टू बी 0.56 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया if the values of Q and R are given as this. ओके, सो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके लिखा है, बट द आंसर इज सेम। ठीक है, तो अगर वैल्यूज नहीं दी हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अगर वैल्यूज दी हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1.2 से लिया गया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, इसको हम माइक्रोकूलम बोलते हैं, ड्यू टू another
small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. First part of this question is, what is the distance between two spheres? ठीक है, ये पहला आपसे पूछा जा रहा है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक बार और क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, रीड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो कूलम लिखा है, कूलम है, इसका मतलब समझ जाइए चार्ज की वैल्यू दी गई है। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस मच। तो दो आपके पास चार्जेस हैं, पहला चार्ज प्लस में है, दूसरा चार्ज माइनस में है, दिख रहा है आपको। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। न्यूटन है तो ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स। ठीक है, तो जो जो गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। तो आंसर में सबसे पहले हम गिवन चीजें लिखेंगे। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? इट इज गिवन दैट Q1 चार्ज आपके पास है प्लस 0.4 माइक्रो कूलम, Q2 चार्ज आपके पास है माइनस 0.8 माइक्रो कूलम, and force is given to you as 0.2 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ में आया, इतना गिवन है हमें। फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस। आपसे इस बार डिस्टेंस पूछ रहा है, फोर्स नहीं पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे फोर्स पूछ रहा था, इस बार हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। और डिस्टेंस का सिंबल हम क्या यूज कर रहे थे, आर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस आर। ठीक है, बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो अगेन वही बात, जो भी आपके पास गिवन है और जो आपको निकालना है, इनमें आप एक रिलेशन ढूंढिए और फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए कि आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि फोर्स Q1 Q2 और R को रिलेट करता है। एक ही फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा, दैट इज कूलम्स लॉ। सो यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, फॉर्मूला यूज्ड, दैट इज F is equal to K times Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सिंस यहाँ पर एयर की बात हो रही है तो हमारे ये जो K है इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, क्योंकि हमारा मीडियम क्या है, एयर है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमें निकालना है R, तो हमें जो चीज़ फाइंड करनी है हम उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो चीज़ हमें गिवन है उसको एक तरफ रखते हैं। तो हमें R पता करना है, F दिया हुआ है तो हम F को नीचे शिफ्ट करेंगे, R को इधर ले आएंगे। तो ये बन जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन F। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यूज दी रखी हैं, आप इन वैल्यूज को पुट करिए और R स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 की वैल्यू आपके पास है 0.4 माइक्रो, याद रखिए यह माइक्रो है तो इसको आपको कन्वर्ट करना है। 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। अगेन 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। सो आई विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 0.4 विथ 10 टू द पावर ऑफ -6, 10 to the power of -6. Okay, then I have to write another value, that is Q2, which is equal to 0.8 microcoulomb again. So I will again multiply it by 10 to the power of -6 divided by, किससे डिवाइड करना है, 0.2 न्यूटन से, तो हम इसको 0.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने से
आपके पास सिंप्लीफाई होके सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब जो जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये 0.2 है और ये 0.8 है, तो ये आप देख सकते हैं ये 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम 0.2 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, ठीक है। ये 4 हो गया, यहाँ पे आपके पास 0.4 था, ये 9 है, तो आपको तो स्क्वायर मिला हुआ है यहाँ पे, है ना। आपको अंडर रूट करना है, यानी जो भी नंबर 2 बार रिपीट हुए वो एक बार लिखना है। तो r की वैल्यू कितनी हो गई 9, है ना। तो 3 इंटू 3 9 होता है, तो हम 3 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 है, इसको हम 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस डेसिमल को हटा दें, ठीक है, इस डेसिमल को हटा दें, तो हटाने से क्या होगा, एक डेसिमल हटा तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। अगेन ये भी 4 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 ये भी होता है, तो 2 हो गया। तो ये नंबर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर्स देखिए, ठीक है। ये -6 दो बार लिखा है, हम इसको एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद ये 10 है, ठीक है। ये 10 की पावर -1 हो जाएगा ऊपर जा करके, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, बेटर रहेगा। -12 और ये माइनस भी ऊपर आ जाएगा, -1 -12 यानी -13। -13 प्लस 9 कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 7, ठीक है। तो 7 का तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, तो हम इसको जरा सा 7 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो हम इसको, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। कैसे हो रहा है -2 आप देख लीजिए, ये हो जाएगा ये 9 -1 इज 8, ठीक है। तो 8 का आधा करेंगे 4, और यहाँ पे हो गया -6, 4 -6 कितना हो गया -2, तो ये हो गया 10 की पावर -2। तो आंसर निकाल लीजिए, 4 इंटू 3 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, और हम SI यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका मीटर्स में, या फिर हम अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, हमें जो निकालना था वो डिस्टेंस निकालना था, हमने डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप इस कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए, मैंने जैसा बताया आप वैसे कर लीजिए, या फिर आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आप सारे नंबर्स को एक साथ ला के फिर उसका अंडर रूट ले सकते हैं, ऐसे ज़्यादा इजी पड़ता है, देखने में मिल जाता है, इसलिए हमने ऐसे किया है। अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, आप अपने मेथड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस वॉज ओनली द पार्ट 1, व्हाट इज द डिस्टेंस ना। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी पहले स्फीयर की वजह से दूसरे वाले स्फीयर में, यानी Q2 की स्फीयर पे आपका Q1 की वजह से कितना आपका फोर्स आता है, ठीक है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बता दूं मैं कि जब भी दो चार्जेस फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हम देख चुके हैं कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ होता है फॉलो होता है कूलम्स लॉ में। तो अगर फर्स्ट ने सेकंड के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, तो सेकंड ने भी उतना ही फोर्स फर्स्ट के ऊपर लगाया, बस फर्क क्या है, दोनों फोर्सेस क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब जितना फोर्स लेफ्ट से राइट लग रहा है उतना ही फोर्स राइट से लेफ्ट लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो तो 0 ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये जरूर पूछ रहा है कि सेकेंड स्फीयर यानी Q2 पे Q1 ने कितना फोर्स लगाया, तो उसको हम देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें हमसे बोला गया कि ये चार्ज था Q1 और ये चार्ज था Q2, और दोनों ही चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे रखे थे, वो डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाली, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा था इनके बीच में
वो कितना लग रहा था 0.2 न्यूटन। तो आप समझ जाइए कि जितना फोर्स Q2 लगाएगा Q1 पे इधर, इसको हम बोल रहे हैं क्या, F12 फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड। उतना ही फोर्स Q1 भी तो Q2 के ऊपर लगाएगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन F21। बस फर्क क्या है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो F12 और F21 दोनों भले ही डायरेक्शन में ऑपोजिट है पर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो सेम होगा। तो अच्छा एक बात और, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, यानी एक चार्ज आपका प्लस था, ये वाला चार्ज प्लस था और ये वाला चार्ज माइनस था। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब प्लस और माइनस होंगे तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होंगे वो क्या होंगे, टुवर्ड्स ईच अदर होंगे। ठीक है, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्सेस इधर आएंगे। तो अगर ये Q1 था और ये Q2 था तो ये हो जाएगा F12 और ये हो जाएगा F21। ठीक है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, पर दोनों फोर्सेस का जो वैल्यू है वो क्या होगा, सेम। तो हमसे क्या पूछा, फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर यानी F2 किसकी वजह से, 1 की वजह से, इसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया दोनों की वैल्यू सेम ही है, 0.2 न्यूटन ही होगा। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन, द आंसर इज 0.2 न्यूटन। एंड what kind of nature is the force exerting, what is the nature, because they are two opposite charges, the nature is attractive। so attractive force हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ठीक है, so यहाँ तक हमने कवर कर लिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 1.3। इट सेज व्हाट इज द रेशियो ऑफ electrostatic force to the gravitational force between electron and proton। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लेट अस अंडरस्टैंड, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगेगा। हमारे पास चार्जेस कौन कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, ठीक है, और एक प्रोटॉन है प्लस चार्ज। ठीक है, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन जो इसका साइन रहेगा वो ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, k टाइम्स Fe लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड F फॉर फोर्स। तो k की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ होती है। Q1 Q2 की जगह पर हम इनके वैल्यूज लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है, E, इसकी वैल्यू क्या है, E। रिमेंबर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन तो लिखना ही नहीं है, और डिवाइडेड बाई r²। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लें। ग्रेविटेशनल फोर्स में इलेक्ट्रॉन और जो ये प्रोटॉन है इनके बीच में डिस्टेंस तो r रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम मासेस की बात करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम चार्ज की बात नहीं करते, मास की बात करते हैं। तो ग्रेविटेशनल के लिए हम g लिख लेते हैं, g फॉर ग्रेविटेशनल। तो ये हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r², ये r² हो गया। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस का हमें रेशियो पूछ रहा है, किस, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। और हमें क्या करना है,
Fe डिवाइडेड बाई Fg कर देना है। जब ये करते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेशियो आ गया के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू निकाली, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। के की वैल्यू हमें पता ही है 9 इंटू 10⁻9 होती है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 होती है। जी की वैल्यू हमको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज रख देंगे और हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर वो आएगा 2.28 इंटू 10⁻39। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है? 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अब करने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन तो 1.3 का था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूँ मैं ये कह दूँ कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन नहीं है, एक दोनों ही हमारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, इन दैट केस तब हमारा आंसर क्या होगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन इन प्रोटॉन की जगह मैं बोल दूँ प्रोटॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इन दिस केस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, चार्जेस तो वही रहेंगे, तो Fe पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये बदल जाएगी। तो ये बदलने से अब हमारा आंसर बदल जाएगा और वो कितना हो जाएगा? It will come around 1.2524 into 10 to the power of 36. Now the range is 10 to the power, the order is 10 to the power of 36. That means अभी भी electrostatic force ही stronger है. Electrostatic force is stronger than gravitational force by how much? By 10 to the power of 36 times. Okay, तो अभी भी strong ही है, बस फर्क ये है कि जब हम प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं तो 10 to the power of 36 आ रहा है, और जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकाल रहे हैं तो 10 to the power of 39 आ रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिर से एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रही हूँ। दिस इज 1.12. It is given that two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power of -7 coulomb. ठीक है, so this is the question 1.12. now we will start reading the question and try to attempt it. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब आप कर भी सकते हैं अगर आपने बाकी के क्वेश्चंस ठीक से देखे हैं तो। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, कॉपर मतलब मेटल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है।
दे हैव देयर सेंटर्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी आर की वैल्यू हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.50 मीटर। कैसे आया मैं बता चुकी हूँ आपको। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is, यानी A और B दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, Q1 और Q2 क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो F इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिख देंगे। F इज इक्वल टू के की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, Q1 की वैल्यू है हमारी 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। Q और Q सेम है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसका स्क्वायर कर दें, डिवाइडेड बाई 0.50, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगेन वही काम करिए, सारी वैल्यूज को एक तरफ लाइए, 9 इंटू 6.5 दो बार है, स्क्वायर है तो 6.5 डिवाइडेड बाई 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14 प्लस 9। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 न्यूटन। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग एंड इजीली गेट द आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, आपको जस्ट वैल्यू पुट करना था और कैलकुलेशन करना था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, जो भी आपके पास लैंग्वेज दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करिए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। ठीक है, लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के, ब्रेक ब्रेक करके आप यूज़ कर सकते हो उसको समझने